नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने इतिहास विषय का पहला अध्याय भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास, इसके अंतर्गत जो 3 मुद्दे थे, उन 3 मुद्दों में जो पहला मुद्दा था इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, इसके अलावा भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं से हम प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं के बारे में थोड़ी सी जानकारी यह है कि विशाल भूप्रदेश, भारत का जो भूभाग है, भूप्रदेश है, वह बहुत ही बड़ा है। 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए हम इस बात को मानचित्र के माध्यम से सीखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मानचित्र में यह जो मानचित्र आपको दिख रहा है, सबसे पहले इसमें जो मानचित्र पढ़ने की जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप इंडेक्स दिया गया है, एरो बना है, ऊपर के एरो तीर बना है और तीर के ऊपर लिखा ऊ मतलब ये ऊपर का भाग है उत्तर दिशा और नीचे का भाग दक्षिण दिशा, और इसके जो दाहिने हाथ की तरफ का भाग है यह पूरब दिशा और बाएं हाथ की तरफ का भाग यह पश्चिम दिशा बताता है। और इसके अलावा हम चलते हैं इस सूची की तरफ। सूची में जो चीज़ें दी गई हैं, ऐसा जो निशान जहाँ पर बना है इस मानचित्र में, वह दर्रा दर्शा रहा है, और नीले रंग की जो लाइन बनी है वह सब नदियाँ हैं। इसके अलावा जो मोटा रंग दिख रहा है आपको थोड़ा सा, यह पर्वत है, और जो ब्राउन कलर का भाग दिख रहा है मरुस्थलीय प्रदेश, और ये टोटे टोटे लाइनें हैं, यह देश की सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। उसके बाद जो चॉकलेटी रंग है वह पठार दर्शा रहा है। तो हम भारतीय भूभाग की बात करें तो हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। कहने का तात्पर्य, हमारा जो भारत देश है इसका दक्षिणी भाग 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब हम चलते हैं इस मानचित्र के हिसाब से भारत की जो भौगोलिक रचना है वह 6 भागों में बांटी गई है। यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, एक यहाँ पर देखिए पर्वतीय भाग, ये सब पर्वत हैं। दूसरा नीले रंग का जो भाग है यह नदियाँ, ये जो ब्राउन कलर का भाग दिख रहा है मानचित्र में, यह मरुस्थलीय भाग है, और ये जो भाग दिख रहा है यह है दक्कन का पठार। इसके अलावा यह जो भाग दिख रहा है समुद्र के किनारे वाला भाग, यह समुद्र तटीय मैदान है। और भारत देश के अंतर्गत समुद्र में कुछ भारत देश का भाग है जो द्वीप के रूप में है, अंडमान निकोबार द्वीप, यह भारत देश के अंतर्गत ही आता है, और छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर। इसके अलावा यह जो अंडमान निकोबार द्वीप है बंगाल की खाड़ी में है। इसके बाद यह अरब सागर में आएंगे तो हम लक्षद्वीप यह द्वीपों, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। यह सारा भाग जो है हमारा ये भारतवर्ष है। आज़ादी के पहले 1947 के पहले यह बांग्लादेश और यह पाकिस्तान भी हमारे देश का ही हिस्सा था। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की प्रक्रिया के दृष्टि से। भारतीय भूभाग को 6 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, भारतीय इतिहास की प्रक्रिया की दृष्टि से निम्न 6 भू प्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं भारत के। वे कौन कौन से अभी मैंने मानचित्र के माध्यम से आपको बताया। हिमालय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, थार का मरुस्थल, दक्कन का पठार, समुद्र तटों के प्रदेश, समुद्र में स्थित द्वीप। अब हम इन 6 के एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो ध्यान दीजिए, हिमालय हिंदू कुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी दिशा में अभेद सुरक्षा दीवार की तरह है। यह हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में एक सुरक्षा दीवार की तरह है, जो अनेकों प्रकार से दुश्मनों से और साथ ही साथ उत्तरी भाग से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारे देश की सुरक्षा करती है। कौन? हिमालय पर्वत।
हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के विशाल मरुस्थल से अलग करता है। हिमालय पर्वत जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मरुस्थलीय भाग है उससे भारत को अलग करता है। खैबर और बोलन दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस हिमालय पर्वत पे खैबर और बोलन दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चीन तथा भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के प्रमुख मार्गों से जोड़ते थे। चलिए इस बात को हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग, यह जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में जो यहाँ पर देखिए हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत यहाँ से लेकर यहाँ तक विशाल क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इस हिमालय पर्वत के हिंदुकुश पर्वत पर, यह हिंदुकुश पर्वत है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर पर्वतीय भाग में यहाँ पर एक खैबर दर्रा है। दर्रा मतलब जैसे ज़मीन में दरारें होती हैं, ये पर्वतीय भागों में बहुत 2-2, 3-3 किलोमीटर के 500 मीटर चौड़े दर्रे फट जाते हैं। एक दर्रा है यहाँ पे पर्वत देखिए खैबर दर्रा, दूसरा है बोलन दर्रा। जब प्राचीन काल में यह जो दर्रा है यह सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ पर जो अरब देश है वहाँ के लोग, ये जो चीन देश है यहाँ के लोग आपस में व्यापार करते थे। तो यहाँ पर एक पर्वत होने के कारण बहुत सारी असुविधा होती थी आने और जाने को लेकर। लेकिन जब इनको खैबर और बोलन दर्रे के बारे में पता चला तो इन दोनों दर्रों का इस्तेमाल उन्होंने रास्ते के रूप में किया। इस दर्रे में उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, उस समय रास्ता बना लिया और इन्हीं दोनों दर्रों से होकर चीन के लोग व्यापार करने के लिए अरब देशों में जाते थे और अरब देशों के लोग व्यापार के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में आते थे और चीन में आते थे। क्योंकि उस समय चीन देश के लोग अरब देश के लोगों के साथ रेशम के वस्त्र का या रेशम का अधिक व्यापार करते थे। तो इस प्रकार इस खैबर दर्रे में से और इस बोलन दर्रे में से जो मार्ग होकर जाता था, अधिक रेशम का व्यापार होने के कारण इस मार्ग का नाम ही रेशम मार्ग रख दिया गया। आगे इसके बाद इसी दर्रे में बनी सड़क के माध्यम से और बहुत सारे आक्रमणकारी और बहुत सारे व्यापारी भारत में आए और व्यापार किए और बहुत सारे राजा महाराजा भी भारत में आए इन दोनों दर्रों के माध्यम से जो रास्ता बना था उसके द्वारा। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश। तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा भारत के उत्तरी भाग में उपजाऊ प्रदेश का निर्माण हुआ है। यह मैदानी भाग भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व तक बांग्लादेश तक फैला हुआ है। सिंधु नदी के मैदानी प्रदेश में ही भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। इसके बाद भारत में अनेक साम्राज्यों का उदय और अंत हुआ। चलिए हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पे। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों का मैदानी भाग। अभी मैंने आपको बताया कि जो नीला रंग दिख रहा है सब नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करते हैं। यह सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, प्रारंभ होता है और ऐसे इस रास्ते से बहते बहते यहाँ पर आकर देखिए ये भारत की सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यहाँ के बाद यह पाकिस्तान देश में आ जाती है और पाकिस्तान देश में ऐसे बहते बहते यह सिंधु नदी आकर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के आसपास बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी निर्माण हुआ है, उपजाऊ मिट्टी का मैदान निर्माण हुआ है। इस मैदान पर बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग इस सिंधु नदी द्वारा बने उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर करता है, वहाँ के खेती द्वारा उत्पन्न अनाजों पर। अब हम बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, यहीं से निकलती है और यह उत्तरांचल या उत्तराखंड और यहाँ से बहते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे बहते बहते वह पश्चिम बंगाल में होकर जाकर इधर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इन क्षेत्रों में गंगा नदी द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जो कि कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। यहाँ पर देखिए यह नदी, यहाँ पर देखोगे ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है यहाँ से मानसरोवर नामक जगह से
यह ब्रह्मपुत्र नदी चीन देश में बहते बहते यहाँ पर से होकर फिर यहाँ पर आकर हमारे भारत देश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पर नाम दूसरा नाम है, दिहांग नाम है, लेकिन जब जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत देश में प्रवेश करते हैं इनका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बहते बहते यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से होकर आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस क्षेत्रों में बहुत बड़े मैदानी भाग का निर्माण करती है, जो कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखोगे भारत के उत्तरी भाग में यहाँ उत्तर से पश्चिम से लेकर पूरब तक नदियों के माध्यम से उपजाऊ और मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी छोटी छोटी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इन तीनों नदियों के सहायक नदियों के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कृषि के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं। जो तीसरा भाग है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल सबसे पहले आप जानेंगे मरुस्थल कैसे कहते हैं। मरुस्थल वह भाग होता है जहाँ पर बरसात बहुत ही कम होती है, पूरा का पूरा रेत पाया जाता है और उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती है और वनस्पतियों के रूप में छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं और कांटेदार होती हैं और इसके अलावा यहाँ पर कीड़े मकोड़े और जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं थार का मरुस्थल, जो हमारे भारत देश में स्थित है। मानचित्र में देखिए आप सभी, यह जो भाग दिख रहा है आपको, यही थार का मरुस्थल है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि भारत के मरुस्थल का क्या नाम, तो आपका उत्तर होगा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की हम सीमा की बात करें तो थार के मरुस्थल के उत्तरी भाग में सतलुज नदी और इधर पश्चिम साइड में सिंधु नदी, दक्षिण साइड में कच्छ का रण और पूर्व दिशा में अरावली पर्वत स्थित है। इस थार के मरुस्थल में एक घग्घर नदी बहती है जो आगे चलकर सूख गई है और यह घग्घर नदी थार के मरुस्थल से होकर पाकिस्तान देश में जाकर बहती है। भारत में इसका नाम घग्घर है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में जाती है पाकिस्तान में इसका नाम हाकरा हो जाता है। और इसके अलावा देखिए थार का जो मरुस्थल है यह भारत के 3 प्रदेशों में फैला हुआ, राजस्थान, इधर गुजरात और यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 3 प्रदेशों में इस थार के मरुस्थल का विस्तार है। तो ये चीज़ें हुई और यह जो पूरा भाग दिख रहा है इसके जो 3 भाग हमने पढ़े इस वीडियो के माध्यम से। यह भारतीय इतिहास की प्रक्रिया के दृष्टि से निम्न 6 भू प्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं: हिमालय, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, थार का मरुस्थल। ये जो 3 भाग हैं भारत के भौगोलिक दृष्टि से, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा। और ये जो 3 भाग है, आगे के 3 भाग है दक्कन का पठार, समुद्र तटों के प्रदेश, समुद्र में स्थित द्वीप। इन 3 भागों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।